तो हम कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने डिस्कस किया है फेरिंग्स के बारे में, उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आती है हमारी ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया तक हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकस के बारे में, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। हमने पढ़ा कि एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा एट द पॉइंट ऑफ कैरिना, यहाँ पे जो ट्रैकिया है डिवाइड हो जाती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। और यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के अंदर। ठीक है, ये राइट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट ब्रोंकस है यहाँ पे। तो राइट ब्रोंकस जो होता है, राइट ब्रोंकस जो होता है वो शॉर्ट होता है, वाइड होता है, और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज द राइट ब्रोंकस। ठीक है, उसके बाद जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है ये लार्ज होता है, इसका डबल होता है, जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है इसकी। ये वाली जो लेफ्ट ब्रोंकस की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है राइट से, नैरो होता है ये। तो इसीलिए जो राइट लंग होता है उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, क्योंकि जो ब्रोंकस है वो वाइड होता है और उसका साइज छोटा होता है। तो इसीलिए कोई भी इंफेक्शियस एजेंट होता है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है वो इजिली राइट लंग के अंदर इजिली चला जाता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। तो इसीलिए मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन मिलने के चांसेस होते हैं वो राइट लंग में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होगी लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में। उसके बाद जो ब्रोंकाई है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई है, राइट ब्रोंकाई दैट डिवाइड इनटू द थ्री ब्रोंकियोल, थ्री ब्रोंकियोल। right bronchus divide into three bronchiole and the left bronchus that divide into the two bronchioles, that divide into two bronchioles। ये दो ब्रोंकियल्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया है, ये यहाँ पे क्या है थ्री ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे ब्रोंकस है, उसके बाद ये यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो ब्रोंकस है दैट ये ब्रोंकस यहाँ पे ब्रोंकस दैट डिवाइड इनटू द ब्रोंकियोल्स। उसके बाद जो ब्रोंकियोल्स है वो अगेन डिवाइड हो जाते हैं आगे जाके ऐसे करके, और इनको हम बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स अगेन डिवाइड हो जाते हैं आगे जाके, और इनको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं ये कहाँ यहाँ पे क्या बनाते हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, और उसके बाद क्या बनाते हैं यहाँ पे एल्वोलाई। तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे लंग्स के अंदर वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर होता है इन द एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई के बीच में, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो ये ब्रोंकियोल्स है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, यहाँ पे कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स है जहाँ पे एल्वोलर डक्ट होती है, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, वहां पे लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है दैट इज द सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है ब्रोंकियोल्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो जहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है जहाँ पे, यहाँ पे जो एपिथेलियम है दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जो एल्वोलाई होती है उसके अंदर कौन सा एपिथेलियम होता है, दैट इज द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जो एल्वोलाई है इसके चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क होता है इसके चारों तरफ, ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का, ऐसे करके नेटवर्क होता है। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज अराउंड द एल्वोलाई। एल्वोलाई के चारों तरफ क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। और जो ब्लड कैपिलरीज होती है ये सिंगल लेयर होती है, ब्लड कैपिलरीज की एपिथेलियम की लेयर होती है सिंगल।
तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज और जो एलोलाई है उनके बेसिस में उनके आपस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो कैपिलरी के अंदर CO2 होती है वो एल्वोलाई में आ जाती है, और जो एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई है वो किसके अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाती है। तो इस तरह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ एल्वोलाई जो एल्वोलर डक्ट होती है यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि एल्वोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन होती है वो एल्वोलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर चली जाती है, और जो CO2 होती है वो ब्लड कैपिलरी से एल्वोलाई के थ्रू चली जाती है, और फिर हम एक्सपीरेशन से उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं एक्सहेल करके जो CO2 होती है, और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है हमारी रेस्पिरेशन की यहाँ पे। उसके बाद है कि जो एल्वोलाई होती है इनके यहाँ पे चारों तरफ जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पे, इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होती है, वेन्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे स्क्वामस सेल होती है, स्क्वामस सेल। ये स्क्वामस सेल क्या करती है, इट्स सिक्रेट द सर्फेक्टेंट, ये सर्फेक्टेंट सिक्रेट करती है। और सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये जो एल्वोलाई है यहाँ पे इनको क्या करता है, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, वेट करके रखता है जो सर्फेक्टेंट है, और जिससे जो एल्वोलाई होती है वो कोलैप्स नहीं होती है ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन। ठीक है, तो ये कोलैप्स नहीं होने देता और वेट मॉइस्ट करके रखता है एल्वोलाई को, जो सर्फेक्टेंट होता है। जो सर्फेक्टेंट होता है दैट इज सीक्रेटेड एट द 35th मंथ ऑफ जेस्टेशन। जो प्रेगनेंसी का 35th मंथ होता है तो ये सर्फेक्टेंट रिलीज होना स्टार्ट होता है। इसीलिए जो बच्चे प्री टर्म होते हैं 35th वीक से पहले जो डिलीवरी हो जाती है, तो उन बच्चों में क्या होता है, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं होता है और उनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में जो है वो हम इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन या बीटामिथाजोन हम देते होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं लंग मैच्योरिटी के लिए बिफोर डिलीवरी। तो ऐसे बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने का रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि उनमें सर्फेक्टेंट बना नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट के बारे में, सर्फेक्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है कि फंक्शंस क्या है, जो यहाँ पे हमने पढ़े हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स का क्या फंक्शन है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स क्या करते हैं, ये कंस्ट्रिक्ट करते हैं और डायलेट करते हैं, जिससे कि जो एयर एंट्री है लंग्स के अंदर वो रेगुलेट होती है बाय द कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स। ठीक है, उसके बाद हम ब्लड सप्लाई की अगर बात करें कि ब्लड सप्लाई क्या है, इसमें ब्रोंकियोल्स के अंदर कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो हम पढ़ेंगे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी। जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है ब्रोंकियोल्स को। वीनस ड्रेनेज बाय द ब्रोंकियल वेन, ब्रोंकियल वेन। ठीक है, जो राइट ब्रोंकियल वेन होती है वो एजाइगस वेन में डालती है, और जो लेफ्ट वाली होती है दैट ड्रेन इनटू द जुगुलर वेन। तो ये वीनस ड्रेनेज होता है, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है, और वीनस ड्रेनेज बाय द ब्रोंकियल वेन। फिर हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। जो नर्व सप्लाई होती है वो क्या होती है, नर्व सप्लाई बाय द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसकी सप्लाई होती है ब्रोंकियोल्स को। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे नर्व सप्लाई ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई, नर्व सप्लाई। तो जो नर्व सप्लाई होती है वो दो होते हैं हमारे जो सिस्टम होते हैं, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक एंड द सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक ब्लड सप्लाई होती है
यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो इनको कौन सप्लाई करता है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है? वैगस नर्व सप्लाई करती है यहाँ पे। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम क्या करता है? इट कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कॉज द डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगा। इसीलिए जो इंजेक्शन डेरिफाइलिन हम लगाते हैं दैट इज द ब्रोंको डायलेटर। क्योंकि जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स के अंदर, जो पैसेज होता है, पाथवे होता है, वो नैरो हो जाता है। तो क्या करता है कि जो डेरिफाइलिन होता है वो ब्रोंकाई को डायलेट कर देता है, जिससे कि एयर एंट्री जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो पर्सन है वो कंफर्ट फील करता है जब हम डेरिफाइलिन देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट कॉज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट कॉज द ब्रोंको डायलेटेशन। यहाँ पे बहुत सारी लिम्फ नोड होती है ट्रैकिया के अराउंड और ब्रोंकाई के अराउंड, और बहुत सारी लिम्फ वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इनके चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद जो ब्रोंकियल्स होते हैं, इसमें ये हमने पढ़ा कि रेगुलेशन होता है, जो एयर होती है वो बाय कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन। यहाँ पे मसल्स होती हैं जो कंस्ट्रिक्ट करती है, डायलेट करती है बाय द इनर्वेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उससे क्या होता है? जो एयर एंट्री होती है कंस्ट्रिक्शन और डायलेटेशन से एयर एंट्री रेगुलेट होती है। ठीक है, इसके अलावा वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, कफ रिफ्लेक्स जो है, ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स के। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़े हैं कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जो एल्वोलाई होती है वहां पे जाके गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एल्वोलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है? हमने पढ़ा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है? फैगोसाइटिक सेल होती है, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे लंग्स के अंदर आ जाता है तो ये क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देते हैं और फैगोसाइटिक सेल उसको क्या कर देती है? एनगल्फ कर जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। फॉरेन कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर चला गया है, कोई एंटीजन अंदर चला गया है, तो उससे हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में कि कौन कौन से ब्रोंक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हमारा, उसके बाद आता है लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं? लंग्स कोन शेप के होते हैं। लंग्स 2 in numbers, these are cone shaped organ। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें लंग्स की, तो दिस सरफेस ऑफ द लंग दैट इज कॉल्ड द एपेक्स, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द lungs। This surface, this outer surface is called the costal surface and this inner surface is called the medial surface, medial। अब हम बात करते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स की कि जो यहाँ पे एपेक्स ऑफ लंग्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये यहाँ पे क्लेविकल होती है और क्लेविकल से कितना ऊपर होता है? ये 25 सेंटीमीटर जो है ऊपर तक होता है लंग्स का जो एपेक्स होता है। यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम बेस की बात करें लंग्स का, कि जो नीचे बेस होता है दैट इज द सेमील्यूनर इन शेप, सेमील्यूनर होता है और किससे एसोसिएटेड होता है? दैट इज एसोसिएटेड विद द डायफ्राम। यहाँ पे जो बेस है, बेस के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है लंग्स के। फिर हम बात करते हैं कोस्टल सरफेस की। तो कोस्टल सरफेस जो होता है, साइड में यहाँ पे क्या होता है? कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे रीड्स प्रेजेंट होती है और इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है कोस्टल सरफेस के साइड में। फिर हम बात करते हैं मीडियल सरफेस की। तो मीडियल सरफेस में क्या होता है? जो दोनों लंग्स के बीच का जो ये वाला सरफेस है, जो बॉडी की साइड है, अंदर की साइड है लंग्स का, दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में क्या होता है? यहाँ पे हाइलम होता है, दिस इज कॉल्ड द हाइलम। हाइलम क्या होता है? हाइलम के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती है, जो नर्व्स होती है, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो एंटर करती है लंग्स के अंदर और वहां से बाहर निकलती है। तो ये ओपनिंग होती है दोनों लंग्स के अंदर।
बीच में मीडियल सरफेस में, जहाँ पे ब्लड वेसल अंदर जाएगी, आर्टरी अंदर जाती है, वेन बाहर निकलती है, नर्व्स जो है वो अंदर जाती है, लिम्फ वेसल्स अंदर जाती है। ठीक है, तो ये हाइलम बोलते हैं हम इसको। और ये कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट एट द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये पोजीशन होती है हाइलम की यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, जो बीच में दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड द मीडियास्टिनम। इसको हम मीडियास्टिनम बोलते हैं। और इस स्पेस में मेनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? जो मीडियास्टिनम होता है, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अयोर्टा निकलती होती है हार्ट के अंदर से, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ओइसोफेगस जो है वो निकलती है, नीचे की तरफ जाती है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट जो है वो ब्रोंकस प्रेजेंट होता है। तो ये मीडियास्टिनम के स्टिनम के अंदर सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और मेनली जो है मीडियास्टिनम में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। तो दोनों लंग्स के बीच में क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है एज कंपेयर टू द राइट साइड। फिर हम बात करते हैं कि जो लंग्स होते हैं उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो राइट लंग होता है इसके अंदर 3 लोब्स होती है, सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर लोब्स। तो लोब्स होती है लंग्स के अंदर, सुपीरियर लोब, मीडियल, सुपीरियर के बाद मिडल लोब एंड द इंफीरियर लोब। लेकिन जो लेफ्ट लंग होता है इसमें सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट होती है, सुपीरियर एंड द इंफीरियर, जबकि राइट लंग में क्या होती है? 3 लोब्स प्रेजेंट होती है। फिर हम बात करते हैं आउटर कवरिंग की। लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज द प्लूरा। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। जो आउटर कवरिंग होती है वो 2 लेयर की बनी होती है, वन इज द पेराइटल प्लूरा एंड द अदर इज द विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा। जो पेराइटल प्लूरा होती है दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द लंग्स, बाहर की साइड होती है। और जो विसरल प्लूरा होती है दैट इज अडहियर टू द लंग्स, अडहियर टू लंग्स। लंग्स के साथ जो चिपकी हुई होती है वो विसरल प्लूरा होती है, और जो बाहर की साइड होती है वो पेराइटल प्लूरा होती है। तो इस तरह से होती है। मान लो ये लंग्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये चिपकी हुई है इसके साथ में दिस इज द विसरल प्लूरा, और ये बाहर की साइड जो है दिस इज द पेराइटल प्लूरा। और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है दिस स्पेस इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे इसको हम? प्लूरल कैविटी। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सीरस फ्लूइड होता है ये, दिस इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है। दोनों लेयर्स के बीच में, जैसे ग्लास के 2 लेयर्स होती हैं और उनके बीच में एक वाटर की अगर लेयर हम डाल देते हैं तो इसी तरह से होता है। दोनों जो प्लूरा होती है दोनों के बीच में सीरस फ्लूइड भरा होता है, और अगर ये फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो हम इसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो आगे हम वो पढ़ेंगे जब हम डिजीज करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो वहां पे, यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, द आउटर कवरिंग ऑफ द लंग्स दैट इज नोन एज द प्लूरा। 2 होती है, ये पेराइटल आउटर साइड वाली होती है, और विसरल जो है वो दैट इज अडहियर टू द लंग्स। दोनों के बीच में प्लूरल कैविटी होती है, और उसमें जो सीरस फ्लूइड भरा होता है दैट इज नोन एज द प्लूरल फ्लूइड। इट प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन बोथ द लेयर, फ्रिक्शन को कम करता है। इसके अलावा अगर जो प्लूरा होती है अगर वो पंचर हो जाती है तो क्या होते हैं? जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है? जो लंग्स हैं उनको एक्सपेंड में हेल्प करते हैं। तो जो लंग्स हैं वो रिकॉइल्ड रहते हैं, कोलैप्स नहीं होते जब तक कि जो प्लूरा है वो इंटैक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द लंग्स। लंग्स के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो लंग्स के अंदर क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी निकलती है फ्रॉम द राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके राइट लंग में जाती है, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लेफ्ट लंग में जाती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आता है? लेफ्ट
वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके लंग्स में जाती है एंड दैट डिवाइड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और कैपिलरीज में डिवाइड होके जो है वो एलोलाई के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहां पे गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर जो CO2 है वो एलोलाई के अंदर चली जाती है और एलोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ब्लड के अंदर आ जाती है। तो द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से किस में आएगा, हार्ट के अंदर। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आता है, 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द राइट लंग एंड द 2 पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम द लेफ्ट लंग। द 4 पल्मोनरी वेन्स, 4 pulmonary veins, they carry the oxygenated blood। oxygenated blood लेके कहाँ आएंगे, they comes into the लेफ्ट एट्रियम। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में 4 जो है वो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग से, 2 फ्रॉम राइट लंग एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग, 4 पल्मोनरी वेन दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के डाल देते हैं आके। तो यहाँ हाइलम से क्या होता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अंदर गई है लंग्स के, 2 पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स के अंदर से बाहर निकलती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्रोंकियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रोंकाई को देती है, तो ब्रोंकियल आर्टरी एंटर करती है, ब्रोंकियल वेन है वो बाहर निकलती है, नर्व्स है वो एंटर करेगी, लिम्फ वेसल्स है वो जो है अंदर बाहर निकलती है लिम्फेटिक ड्रेनेज लेके। तो यहाँ पे जो इंटीरियर ऑफ लंग्स है, यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी का नेटवर्क होता है एल्वोलाई के चारों तरफ, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में जाती है और पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स से हार्ट में जाती है लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर जो है एल्वोलाई और जो है कैपिलरीज के बीच में। ठीक है, तो ये था लंग्स के बारे में, दैट इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द लंग्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। तो हमने अपने सारे स्ट्रक्चर्स कर लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम एनाटॉमी कर रहे थे, हमने कर लिया नोज किया, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, उसके बाद हमने किया ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स के बारे में, एल्वोलाई एंड आफ्टर दैट द लंग्स। ठीक है, तो ये एनाटॉमी हमारी कंप्लीट हो गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। उसके बाद हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच। तो चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो कंटिन्यू हम आपको एनाटॉमी जो है वो करवाते रहेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।